Today we are to start with comparative and historical linguistics. ये जो subject है, that is what we call the diachronic study of language. ये language का जो मतालिया है, ये diachronic मतालिया कि how did language emerge throughout the history. कि तारीख के अंदर लैंग्वेज जो है वो किस तरह से इमर्ज हुई, वो एक जुबान ने आगे फर्दर कितनी नई जुबानों को जन्म दिया। और जो कंपैरेटिव एंड हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स है, ये असल में दो या दो से ज्यादा जुबानों का आपस में कंपैरिजन करता है। इस एरिया ऑफ स्टडी का जो बुनियादी जो पर्पस है, जो लुबे-लबाब है, वो हम लोग कुछ यूं भी मतलब जो है वो कैरी कर सकते हैं कि ये तजस्सुस हमेशा इंसान के अंदर मौजूद रहा और खास तौर पर जब ट्रांसपोर्टेशन के जराए बढ़े तो ये ज्यादा तजस्सुस बढ़ा कि दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ बोली जाने वाली जुबानें हैं उनमें कौन सी चीजें कॉमन और कौन सी जो है वो एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती हैं। और आसान लफ्जों में मैं बात कर देता हूँ कि एक रीजन की जुबानों के अंदर क्या सिमिलरिटी है। मतलब सपोज अब ये देखते हो कि जो उर्दू है दैट इज यू कैन से मोर एसोसिएटेड विद पर्शियन, अरबिक और फिर इसी तर्ज के साथ पंजाबी, सिंधी, पश्तो, ये इनके साथ ज्यादा एसोसिएटेड है। वेयर एज जब हम लोग यूरोपियन लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो इनको आपस में जो कनेक्ट करने के हवाले से वो हम ये देखते हैं कि जिस तरह से लैंग्वेज हमारे सामने मौजूद है, फ्रीजियन, फिर इसी तर्ज के साथ इंग्लिश है, फिर जर्मन है, फिर फ्रेंच है, फिर डच है, तो ये एक खित्ते की जुबानें हैं। कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स का जो असल पर्पस है वो लैंग्वेज को आपस में मतलब कंपेयर करना है। कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स को हम लोग फिलोलॉजी भी कहते हैं, यानी कि अगर इसको मतलब एक और टर्म के साथ एसोसिएट किया जाए तो इट इज आल्सो टू बी कॉल्ड एज फिलोलॉजी। सो लैंग्वेज इसमें चेंजेस कैसे होती हैं, एक लैंग्वेज जो है वो कैसे मर्ज होती है, पुरानी लैंग्वेज किस तरह से मर जाती है, उनके अंदर मतलब एक रीजन की लैंग्वेजेस के अंदर कौन सी कॉमन चीजें हैं और कहां पर जाके जो है वो लैंग्वेज चेंज हो जाती है। ये वो तमाम चीजें हैं जो मोर और लेस कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स के मतलब जो है वो डोमेन के अंदर शामिल होती है। जी What is comparative? What is comparative and historical linguistics? Comparative and historical linguistics is a diachronic study of languages based on comparison. की diachronic study है based on comparison between two or more languages. जी Descriptive linguistics studies the characteristics of language systems or dialects at given points in their histories. histories यानी कि जो काम है हमारे सामने इसका मतलब डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स का, सिंक्रोनिक स्टडी आपका लिंग्विस्टिक्स का, तो हम लोग ये बात कहने में बिल्कुल हक बचानक है कि जो सिंक्रोनिक स्टडी है या डिस्क्रिप्टिव है वो लैंग्वेज एट गिवन टाइम की बात होती है कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो लैंग्वेज है वो किस तरह से मूव कर रही है, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर मतलब जो है वो लैंग्वेज सिस्टम किस तरह से है, डायलेक्ट्स जो है वो एट अ गिवन पॉइंट्स एंड देयर हिस्ट्रीज वो कैसे काम करते हैं। जबकि हिस्टोरिकल और कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स डिस्क्राइब्स चेंजेस इन लैंग्वेज सिस्टम्स ओवर द पीरियड्स, यानी कि ओवर द टाइम, एक विद इन द टाइम था और एक ओवर द टाइम। तो सिंक्रोनिक या डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स जो है वो विद इन द टाइम बात करता है, जबकि जो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स है, जो कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स है, ये बात करता है आई मस्ट से यू पीपल कि ये ओवर द टाइम जो है वो बात कर रहा है कि किस तरह से मतलब ओवर द टाइम जो है वो चीजें चल रही थी। जी Over the time and considers the familiar and genealogical relation. जियोलॉजिकल ये जियोलॉजिकल जनरेशन की किस तरह से लैंग्वेज
के जो जीन्स हैं, किस तरह से वो लैंग्वेज जो है वो It is widely known as एक मदर comparative लैंग्वेज से phonology. जो है वो कैसे इमर्ज होती है और किस तरह से वो आगे मूव ऑन करती है। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि उर्दू पर्शियन जो है, उर्दू का जो है वो जोनोलॉजिकल रिलेशन जो है वो पर्शियन से नजर आता है, अरेबिक से नजर आता है, पर्शियन से सॉरी पंजाबी से, सिंधी से, पश्तो से, कि इसके अल्फाज जो है वो मोर और लेस इसमें मतलब जो है वो लिंक करते हुए दिखाई देते हैं। जी, It is widely known as comparative phonology and flourished इसको during the comparative 19th philology भी century. कहा जाता है, and flourished during the 19th century under the influence of Sanskrit scholarship. तो ये 19th सेंचुरी में हमें ये नजर आता है कि जब इसमें संस्कृत जुबान के हवाले से या यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जो है वो किस तरह से चीजें जो थी वो इमर्ज हो रही थी। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो दे स्टार्टेड यू कैन से कंपेयर एंड कंट्रास्ट डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, adopting a historical approach to the study of language. It traces the evolution of languages and by comparing one with other establishes relationship between them. In particular, it examines how languages have come to be as they now are, a result of the interplay of language structure, कि जो है वो किस तरह से जो लैंग्वेज स्ट्रक्चर है और ह्यूमन सोशल बिहेवियर जो है वो कैसे इमर्ज होते हैं और सोशल बिहेवियर जो है वो लैंग्वेज के साथ किस तरह से एसोसिएटेड है, इनका आपस में क्या ताल्लुक है। ये वो तमाम चीजें हैं जो मोर और लेस मतलब जो है वो फिलोलॉजी के साथ एसोसिएट करती हैं। जी, The historical linguist, therefore, is the paleontologist of language. हाँ, वो From प्लेटोलॉजिस्ट ऑफ a few, लैंग्वेजेस के जो हिस्टोरिकल लिंग्विस्ट्स हैं, वी कैन इवन कॉल देम प्लेटोलॉजिस्ट। मतलब सपोज एक बंदा जो है वो जो बंदा जो है वो इसको डिस्कस कर रहा हो, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी को, फोनेटिक्स को डिस्कस करता है तो हम उसको फोनेटिशियन कहते हैं, कि वो मतलब जो है वो उस हवाले से जो है वो माहिर है। इस तरह से जो लैंग्वेज का माहिर है हम उसको लिंग्विस्ट के नाम से जानते हैं। फिर इसी तरह के साथ जो लैंग्वेज के अंदर एक मतलब कंपैरिजन करता है तो हम उसको प्लेंटोलॉजिस्ट मतलब जो है वो समझते हैं, उसको हम प्लेंटोलॉजिस्ट के नाम से मतलब जो है वो जानते हैं। जी, from a few surviving clues and the extrapolation of the principles of historical linguistics, he attempts to reconstruct languages that have now disappeared. हाँ, वो उन लैंग्वेजेस को भी देखता है जो अब मतलब हमारी सोसाइटी के अंदर डिसअपीयर्ड हो चुकी हैं, जो अब एग्जिस्ट नहीं करती। ही आल्सो डिवाइड्स लैंग्वेजेस इनटू फैमिलीज, उनको फैमिलीज में डिवाइड करता है बेस्ड ऑन फोनोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल रिजेम्बलेंस, कि उनके अंदर साउंड जो है वो किस तरह से आपस में मतलब जो है वो जो है वो कॉमनलाइज करती हैं और मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से उनके अंदर एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव अप्रोच है वो टू लैंग्वेज change says that it is not language that change but rather grammar, कि लैंग्वेज नहीं बदलती बल्कि ग्रामर जो है वो बदलती है। ये नोम चॉम्स्की का ख्याल है, जो जनरेटिविस्ट है, जो मेंटलिस्ट है, जो ये समझता है कि असल में लैंग्वेज नहीं बदलती बल्कि उसकी ग्रामर पीछे से बदल जाती है। जनरेटिव लिंग्विस्ट हैव बीन स्लो टू टेक अप सिग्निफिकेंट वर्क इन हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स। तो जनरेटिव लिंग्विस्ट जो है वो उस तरह से मतलब हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स के हवाले से काम नहीं करते। द लिटरेचर ऑफ द सब्जेक्ट टू डेट इज रादर लिमिटेड, और इसी वजह से कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स के अंदर अभी इतनी ज्यादा रिसर्च हमारे सामने नहीं है, लेकिन मोर और लेस रिसर्च मौजूद है। हम ये कतई तौर पर इनकार नहीं कर सकते कि कंपैरेटिव एंड हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स पर बिल्कुल काम नहीं हुआ। और जब लिंग्विस्टिक्स का आगाज हुआ था तो उस वक्त मैं ये बात आपके सामने मतलब क्लियरली ये कह देता हूँ कि उस वक्त जो लैंग्वेज थी इट वाज यू कैन से प्योरली बेस्ड ऑन आई मस्ट से यू पीपल, कि ये सारी की सारी जो थी वो हिस्टोरिकल और कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स थी। बाद में आहिस्ता आहिस्ता इसकी मतलब जो है वो फील्ड्स डेवलप होती हैं तो इसमें जो है वो मैसिव चेंजेस जो है वो हमें नजर आते हैं। जी, The purpose of comparative historical linguistics. The purpose of comparative historical linguistics has been summed up by Ferdinand de Saussure under two headings. हाँ, First, to describe and trace the history of all observable languages, तो जितनी भी हमारे which सामने amount ऑब्जर्वेबल लैंग्वेजेस हैं हमने उनकी हिस्ट्री क्रिएट करनी है, which amounts to tracing the history of families of language, कि किस तरह से लैंग्वेज की जो फैमिलीज हैं and reconstructing as far as possible the mother tongues of each family। और रिकंस्ट्रक्ट करना होता है कि हर जो लैंग्वेज फैमिली है उसकी वो उसके पीछे मदर और उसके पीछे जो ग्रैंड मदर जो है वो किस तरह से चलती है।
or to determine the forces that are permanently and universally at work in all languages. और हमने उन फोर्सेस को जो है वो डिटरमाइन करना है, उन फोर्सेस के हवाले से कि जो लैंग्वेज के ऊपर परमानेंटली और यूनिवर्सली दुनिया की तमाम जुबानों के ऊपर काम करती हैं, टू रिड्यूस द जनरल लॉस टू विच ऑल स्पेसिफिक हिस्टोरिकल फिनोमेना कैन बी जो है वो रिड्यूस्ड, कि जिससे हम लोग पूरी दुनिया की जो लैंग्वेज यूनिवर्सल्स हैं वो हम निकाल सकते हैं कि इस दुनिया की जुबान के अंदर, मतलब आप किसी भी जुबान को आप फॉलो कर लें तो उसके अंदर जो है वो ये जो है वो यूनिवर्सल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ये लैंग्वेज यूनिवर्सल जो है वो हमारे पास मौजूद हैं, या हम इन यूनिवर्सल्स के ऊपर जो है वो इन जुबानों को आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं। जी। Scope of comparative historical linguistics. Comparative historical linguistics tries to prove that a language is derived from an earlier language, and that particular word in it are derived from particular earlier words. अब यहाँ ये बात है कि जो जनरेटिव हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स है वो इस बात पे कोशिश करता है कि लैंग्वेज जो है वो अर्लियर लैंग्वेज, सारी सी बात है, दुनिया की कोई भी जुबान जो है वो आइसोलेशन में इमर्ज नहीं है, और ये ड्राइव करती है मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज को दूसरी मतलब जो है वो जुबानों से, और ये आपस में किस तरह से इंटरलिंक करती हैं। अनदर कंसर्न आफ्टर हिस्टोरिकल लिंग्विस्ट is to understand how languages change, कि जुबानें कैसे बदलती हैं by a long series of historical you can say process. The Proto-Indo-European parent languages have gradually split into a number of separate languages such as Germanic, Celtic, Slavic, कि ये जो प्रोटो इंडियन यानी कि जो लैंग्वेजेस थी ये बिल्कुल बदल के रह गए, और उसको हम लोग आसानी से मतलब जो है वो ट्री डायग्राम के जरिए भी समझ सकते हैं। तो जिस तरह से बात हो रही थी कि प्रोटो इंडो यूरोपियन ये मदर टंग है, और इस प्रोटो इंडो यूरोपियन ने आगे से देखिएगा कि कौन कौन सी आगे जुबानों को जन्म दिया और ये किस तरह से मतलब जो है वो, तो प्रोटो इंडो यूरोपियन is you can say the super grandmother of इंडो-ईरानियन के, उसके बाद प्रोटो इंडो यूरोपियन ने जन्म दिया इंडो-ईरानियन को, फिर हेलेनिक, ये ग्रीक लैंग्वेज से पीछे जो लैंग्वेज की बैठा था हेलेनिक, फिर इसने जन्म दिया सेल्टिक को, फिर इसने जन्म दिया एथेलिक को, फिर इसने जन्म दिया बाल्टो साल्विक को, और इसने जन्म दिया जर्मैनिक को। तो ये आप कह सकते हैं कि प्रोटो इंडो यूरोपियन से ये आगे 6 जुबानें जो है वो कि ये मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर मतलब जो लोग थे वो किस तरह से आपस में। उसके बाद जर्मैनिक लैंग्वेज जो है वो आप आगे फर्दर जन्म देती है नॉर्थ जर्मैनिक और वेस्ट जर्मैनिक को। नॉर्थ जर्मैनिक में हमें नजर आता है ओल्ड नॉर्स और स्वीडिश, और ओल्ड नॉर्स आगे से फिर जन्म देती है नॉर्वेजियन को और आइसलैंडिक को, यानी कि ओल्ड ये नॉर्थ जर्मैनिक आगे मतलब जो वो ओल्ड नॉर्स और स्वीडिश को, ये 2 जुबानें यहां से सामने आई, और उसके बाद यहां से नॉर्वेजियन और आइसलैंडिक। जबकि जर्मैनिक जो है जब इसने नॉर्थ जर्मैनिक को जन्म दिया तो साथ ही वेस्ट जर्मैनिक को जन्म दे रही थी। वेस्ट जर्मैनिक आगे से जन्म किसको देती है? एंग्लो फ्रीजियन। फिर इसी तर्ज के साथ ओल्ड डच को, फिर इसी तरह के साथ ओल्ड हाई जर्मन को। ये 3 जुबानें वेस्ट जर्मैनिक से हैं, जर्मैनिक, वेस्ट जर्मैनिक, और ये आगे एंग्लो फ्रीजियन, ओल्ड डच, ओल्ड हाई जर्मन। अब एंग्लो फ्रीजियन जो है वो आगे से जन्म दे रही है ओल्ड इंग्लिश और ओल्ड फ्रीजियन लैंग्वेज। ओल्ड फ्रीजियन, ओल्ड इंग्लिश मिडिल इंग्लिश को और मॉडर्न इंग्लिश को ये कैरी कर रहा है सिलसिला। ओल्ड फ्रीजियन आगे मॉडर्न फ्रीजियन को मतलब जो है वो जन्म दे रही है। ओल्ड डच मिडिल डच को और मिडिल हाई जर्मन को जन्म दे रही है ये, और ओल्ड डच मिडिल डच को और ओल्ड हाई जर्मन मिडिल हाई जर्मन को जो है वो जन्म दे रही है। और जर्मन और यिडिश ये मिडिल हाई जर्मन से निकल रही हैं। इसी तरह से मिडिल डच जो है वो फ्लेमिश से ये आगे जन्म दे रही है फ्लेमिश को, डच को और अफ्रीकांस को, ये इन जुबानों को जन्म दे रही है। फिर इस तरह से बाल्टो साल्विक यानी कि स्लोवाकिया का जो रीजन है जिसको नॉर्थ यूरोप कहा जाता है वो जन्म दे रहा है पॉलिश को और रशियन लैंग्वेज को। और ये तीसरी जुबान सर्बो क्रोशियन कि जो क्रोशिया है और सर्बिया के अंदर जो जुबान बोली जाती है वो भी इस मतलब बाल्टो साल्विक से है। आगे एटलिक जन्म देती है लेटन को,
और लेटिन जुबान आगे देखिएगा जन्म दे रही है फ्रेंच को, फिर इसी तरह से रोमानियन को, स्पेनिश को, फिर कतालान को जो स्पेन में बोली जाती है, और इसी तरह के साथ प्रोटोगीज को और इटालियन को। हम यहाँ पर एक डॉटेड लाइन यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज का काफी हद तक असर हमें मिडल इंग्लिश के अंदर भी नजर आता है। इस तरह से सेल्टिक जन्म देती है मैंक्स को, आयरिश को, स्कॉटिश को और वेल्श को। अब ये सेल्टिक लैंग्वेज में से ये चार जुबानें जब निकलती हैं। हेलेनिक सिर्फ ग्रीक को जन्म देती है। इस तरह से इंडो ईरानियन जन्म देती है इंडिक और ईरानियन को, और ईरानियन आगे फर्दर जन्म देती है अवेस्तान और ओल्ड पर्शियन को, फिर मिडल पर्शियन, और मिडल पर्शियन जो है वो आगे फिर से दो जुबानों को जन्म देती है, फारसी और कुर्दिश। तो हमें ये ऑब्जर्व करेंगे कि फारसी और कुर्दिश के अंदर जो है वो आपस में इनके अल्फाज एक दूसरे के साथ शेयर होंगे, साउंड प्रोनाउंसिएशन जब वो एक जैसी होंगी। संस्कृत आगे से जन्म देती है चार मजीद जुबानों को, इंडिक, यानी कि संस्कृत से पीछे भी इंडिक लैंग्वेज मौजूद थी, और ये आगे जन्म देती है बंगाली को, ये जन्म देती है हिंदी को, ये जन्म देती है उर्दू को, और इससे आगे फिर जन्म होता है गुजराती का। तो इस तरह से हम लोग जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरह से ये जुबानें जो हैं वो हमारे सामने मतलब जो है वो टेक ऑन करती हुई कि हम इनका फैमिली ट्री जो है वो इस तरह से बना सकते हैं। अल्फाज किस तरह से मतलब जो साउंड्स हैं वो आप देख सकते हैं कि लैबियल और डेंटल साउंड्स किस तरह से मुख्तलिफ जुबानों के अंदर, ये सारी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, और जो मेन पीछे जो इंडो यूरोपियन थी उसमें से ये सारी की सारी निकली हुई। अब ग्रीक में साउंड प, लेटर में प, जबकि गोथिक लैंग्वेज आज ये भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में से है, लेकिन अब ये एक डेड लैंग्वेज है। ये रोमांस लैंग्वेज थी, अब ये दुनिया में किसी भी जगह पर बोली नहीं जाती। तो इसमें से फ, जबकि जो दो अल्फाज प, जबकि गोथिक में ये फ बोला जाता है, संस्कृत में प है, और सैल्विक में इसको पा बोला जाता है। ये फैमिली है ना एक, तो ये आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक फैमिली के अंदर जो वो किस तरह से चीजें मौजूद हैं। इस तरह से ब ग्रीक में, ब लेटिन में, जबकि प गोथिक में, संस्कृत में ब, सैल्विक में ब। फिर इसी तरह से फ, ये ग्रीक में फ है, लेटिन में फ या ब, गोथिक में ब, संस्कृत में भ यानी कि ह साउंड इसमें, और सैल्विक में ब है। इस तरह से ट ग्रीक में, लेटिन में ट, और जो है वो गोथिक में और संस्कृत में ट, और ये ट है। फिर इस तरह से ड ग्रीक में, ड ही लेटिन में, जबकि गोथिक में ये ट है, संस्कृत में ये ड, और इधर भी ड। इस तरह से थ, और यहाँ पर ये फ या ड है, और इस तरह से ड, संस्कृत में डी एच ढ साउंड है, और इधर सैल्विक में ये ड है। तो आप अंदाजा कर सकते हो कि एक ही फैमिली की जो लैंग्वेजेस है उनमें आपस में चीजें किस तरह से कंपेयर एंड कंट्रास्ट की जा सकती हैं। तो ये जो असल में जर्मैनिक, सेल्टिक, सैल्विक एंड ये जो लैंग्वेजेस मैंने आपके साथ शेयर की, असल में इनको शेयर करने का यही मतलब था कि इन्हीं ये मेन लैंग्वेजेस हैं, और इनमें से किस तरह से आगे न्यूमरस मॉडर्न डिसेंडेंट्स जो हैं वो इवॉल्व हुए। जी, The same processes of change are responsible for the diversity of dialects within English, and after some millennia, they may well have resulted in a number of languages descended from English in just the same way as English, तो German ये जो are प्रोसेस ऑफ descended चेंज from. है फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ डायलेक्ट्स विद इंग्लिश, तो इंग्लिश के जो मुख्तलिफ डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। अब डायलेक्ट्स क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंट लैंग्वेज जो लगे तो इंग्लिश जैसी, यानी कि जिसको आप इंग्लिश, अब इंग्लिश एक नहीं है, इसके कई डायलेक्ट्स हैं, लेकिन अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि अमेरिका के अंदर जो इंग्लिश बोली जाती है दैट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द ब्रिटिशर्स। ऑस्ट्रेलिया में बोली जाने वाली दैट्स इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द यू कैन से अमेरिकन्स, और कैरेबियन में बोली जाने वाली इन तीनों से अलग अलग है। डायलेक्ट कोई जुबान तब बनती है, यानी कि हम कहते हैं कि जनाब इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश का ऑस्ट्रेलियन डायलेक्ट, तो उससे मुराद हम ये कह रहे हैं कि उसकी अपनी वोकैबुलरी है, उसका अपना मतलब ग्रामर है, और लिंग्विस्टिक्स में मैं आपको बता चुका हूं कि ग्रामर दो चीजों का मजमूआ है, सिंटैक्स एंड मॉर्फोलॉजी, यानी कि उसका सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर अपना है, उसकी मॉर्फोलॉजी अपनी है, उसकी वोकैबुलरी अपनी है, और उसका जो यू कैन से प्रोनाउंसिएशन है वो उसके पास अपनी एग्जिस्ट करती है। तो ये कोई भी चीज है, कोई भी लैंग्वेज
जिसके पास अपनी प्रोनाउंसिएशन, अपनी वोकैबुलरी और अपनी ग्रामर होगी, जो कि दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, तो उसको हम डायलेक्ट कहेंगे। यानी कि एक लैंग्वेज, इंग्लिश अगर मेन कर दें, तो इंग्लिश लैंग्वेज के आगे अगर आप जितनी वैरायटीज की बात करेंगे, वो सारी की सारी डायलेक्ट्स कहलाएंगी और सारी इंडिपेंडेंट हैं। यानी कि मेन इंग्लिश, नो डाउट, ये इंग्लिश लैंग्वेज जो इमर्ज होती है, ये ब्रिटिशर्स मतलब जो हैं, जो इंग्लिश थे, वो इसको मतलब जो है वो पूरी दुनिया में मतलब फैलाने का सबब बने अपने कॉलोनियलिज्म की वजह से। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने जो ब्रिटिश इंग्लिश थी उसको डिसकंटिन्यू किया और उन्होंने अपनी लैंग्वेज जो है वो डेवलप की, अपनी वोकैबुलरी डेवलप की, अपना सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया। जैसा कि मैंने कहा था आपको कि अमेरिका के अंदर आई नॉट गो देयर, तो ये जुमला बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ डिड लगाने की जरूरत नहीं है कि मैं वहां नहीं गया। ये जुमला अमेरिकन इंग्लिश के अंदर जो है वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आप इधर आ जाए ब्रिटिश इंग्लिश की, तो ये जुमला वहां पे करेक्ट हो जाएगा। आई डिड नॉट डू एनीथिंग, डबल नेगेटिव नहीं आता, अमेरिकन के अंदर आता है, ब्रिटिशर्स नहीं लगाते, लेकिन ये जुमला आज एक्सेप्टेबल है। तो इस तरह से उनका अपना सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर है, उनकी अपनी वोकैबुलरी है। जिस तरह से एलिवेटर और लिफ्ट, ये दो अल्फाज हैं, एक अमेरिका में बोला जाता है और दूसरा ब्रिटिश इंग्लिश में। पेट्रोल पंप या पेट्रोल स्टेशन एंड गैस स्टेशन, अमेरिका में गैस स्टेशन बोला जाता है, और इस तरह से जो पेट्रोल पंप है या पेट्रोल स्टेशन जो है वो आपको ब्रिटिश इंग्लिश में जो है वो बोला जाता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से हम लोग ये मतलब ऑब्जर्व करते हैं कि नंबर ऑफ जो है वो अब इंग्लिश जुबान के भी अपने जो है वो डायलेक्ट्स बन चुके हैं, और ये डायलेक्ट्स जो हैं वो मोर और लेस जो है वो एक दूसरे से हमें मतलब जो वो नजर आते हैं। एंड आफ्टर सम मिलेनिया दे मे ऑल हैव रिजल्टेड इन a number of languages descended from English in just same way as English German are descended from Proto-Germanic। तो English और German languages जो हैं, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता रहा था कि ये Proto-Germanic में से निकली हुई है। तो nature of these process stand as the question basic to all further work in historical linguistics। तो ये मतलब जो सारी चीजें ये historical linguistics के अंदर स्टडी की जाती है। जी। Linguists compare languages for several reasons. For example, to note their dissimilarities, the form of typology, the classification of languages into different types, to find out what language have developed from what other languages. हाँ, कि लैंग्वेज जो है वो अदर लैंग्वेजेस से क्या डेवलप कर चुकी है। 3 एरियाज ऑफ कंपैरेटिव हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट। लैंग्वेज चेंजेस, कि लैंग्वेज किस तरह से बदलती हैं। लैंग्वेज बोरोइंग्स, कि एक दूसरे से अल्फाज कैसे मुख्तार लेती हैं। और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लैंग्वेज फैमिलीज, कि हम मतलब जो है लैंग्वेज बोरोइंग और लैंग्वेज चेंज से हम लोग जो है वो मुख्तलिफ जुबानों का आपस में क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। जी। According to Marliott, introduction at elude comparative Des language into Indo-European Paris 1937 में ये वहां से पब्लिश हुई। The science of comparative linguistics is interested in 3 things: phonetic laws, कि phoneticious मतलब जो laws हैं, जो लैंग्वेज के अंदर जो कॉमनैलिटी हैं, जो साउंड्स हैं, वो किस तरह से, एनोलॉजी एंड लोन वर्ड्स, कि किस तरह से लोन वर्ड्स जो हैं एक जुबान दूसरी जुबान से मतलब जो है वो लैंग्वेज कैसे अल्फाज कैसे लिए जाते हैं। और comparative linguistics is thus a rigorous method of finding and testing a system of correspondences, कि इसको मतलब correspondences का एक सिस्टम जो है वो बताना है between an initial language and languages arising at a later period। इनिशियल लैंग्वेज क्या है और लैंग्वेज अराइजिंग एट अ लेटर पीरियड, उसमें जो है वो चीजें किस तरह से चलते हैं। जी। Comparative linguistics may also lead to an explanation of how and why certain changes took place in a certain order, in turn creating certain languages. ठीक है। A recent development in this branch of linguistics has been an attempt to qualify linguistic divergence from a common source and linguistic relationship based on it, and to calculate from the numbers of cognate systematically related words in them the period of time that has elapsed since the effective separation of two languages. A recent development in this branch of linguistics has been the attempt to quantify linguistics divergence, कि उनके अंदर जो linguistics divergence है उसको quantify करना है numeric data के साथ from a common source and linguistics relationship based on it, और किस तरह से languages आपस में relationship जो है वो base करता है, and to calculate from the number of cognate
systematically related words in them, the period of time that has elapsed कि जो अब बोले नहीं जाते लेकिन बोले जाते थे, since the effective separation of the two languages, और जब ये दोनों वो अल्फाज लेकर बोल रही थी, जाहिर सी बात है जब आप पीछे एक मदर टंग में से आप दो जुबानें निकल रही हैं तो वो उस मदर टंग में से कुछ ना कुछ जेनेटिकल चीजें जो है वो दोनों में आ रही हैं, लेकिन एक वक्त आएगा कि दोनों शायद उन अल्फाज को तर्क कर दें, उसकी जगह नए अल्फाज जो है वो सामने ले जाए। तो इस तरह से हम इसको लेक्सोस्टैटिस्टिक्स और ग्लोटोक्रोनोलॉजी के साथ मतलब जो एसोसिएट करते हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिमिलर वर्ड्स इन सेवरल इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस और पर्टिकुलर मिनरल्स यूजफुल आर कल्टिवेटेड प्लांट्स, domestic animals, are these used as food etc being derived from words forming part of the vocabulary of the inferred unitary language के जहां से ये निकली है is sometimes known as linguistics plantology। तो ये जो एक जैसे अल्फाज हैं कि किस तरह से आपस में मतलब जो है वो एक जैसे मतलब लैंग्वेजेस से बोले जाते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स के नाम, फूड के नाम, प्लांट्स के नाम, कल्टीवेशन के जो टूल्स हैं उनके नाम, तो इसको हम लोग जो है वो प्लेंटोलॉजी के साथ एसोसिएट करते हैं। तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट यहाँ से सेशन इसी को जब कैरी करेंगे उसमें हम फर्दर देखेंगे कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो किस तरह से ममासलत मौजूद है और जो आपस में अल्फाज हैं वो किस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ ये कैरी करते हैं। दैट्स ओवरऑल फॉर टुडेज सेशन।